नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड का मामला, सभी 9 आरोपियों को घोषित किया जाएगा शिक्षा माफिया। शिक्षा माफिया घोषित करने से शासन स्तर की तैयारी शुरू। एसटीएफ ने सभी आरोपियों से मांगा दस्तावेजों का ब्यौरा। एसटीएफ और पुलिस खंगाल रही है आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा। इसके अलावा ईडी को ब्यौरा देकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा दर्ज। पेपर आउट कराने में सक्रिय था सिंडिकेट। एसटीएफ ने सभी आरोपियों का मांगा ब्यौरा। आरोपियों को घोषित किया जाएगा शिक्षा माफिया। एसटीएफ ने सभी आरोपियों का मांगा ब्यौरा। तो उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जिन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ के साथ ही साथ ईडी भी उनको लेकर शिकंजा कसने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ईडी की तरफ से एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की जाएगी, तो दूसरी तरफ एसटीएफ इस पूरे मामले में जांच की तारीख को आगे बढ़ाते हुए आरोपियों को शिक्षा माफिया घोषित कर सभी आरोपियों के ब्यौरा मांगकर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो एसटीएफ ने सभी आरोपियों का ब्यौरा मांगा है। पुलिस खंगाल रही है संपत्ति का ब्यौरा। जिस तरह से पूरे सिंडिकेट होने की इस पूरे मामले में बात की जा रही है, सिंडिकेट के साथ ही साथ नेक्सस को लेकर तार खंगाले जा रहे हैं। किस तरह से तमाम 9 आरोपियों का आपस में साठगांठ था, इसके अलावा कितना बड़ा गिरोह इस पर काम करता है, काम करने के साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले और किस तरह से एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर किया जाता है, इस तमाम जानकारी का ब्यौरा एसटीएफ ने पुलिस से मांगा है। पुलिस अब तमाम जानकारी खंगालने में लगी हुई है। तो सभी गिरफ्तार 9 आरोपियों की संपत्ति के ब्यौरे से लेकर तमाम दस्तावेज एसटीएफ के द्वारा तलब किए गए हैं यूपी पुलिस से। शासन की तरफ से तैयारी है, आरोपियों को घोषित किया जाएगा शिक्षा माफिया। एसटीएफ ने सभी आरोपियों का मांगा ब्यौरा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 9 आरोपियों का अब एसटीएफ ने ब्यौरा मांगा है, दूसरी तरफ शिक्षा माफिया भी घोषित करने की तैयारी प्रशासन की तरफ से हो रही है। क्या कुछ यहाँ पर तैयारी और किस तरह से अब शिकंजा कसा जाएगा इस सिंडिकेट पर? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि जिस तरह से पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था, उससे जो है यूपी में हड़कंप मच गया था और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा पेपर निरस्त करने के बाद कड़ी कार्रवाई करने का जो है निर्देश यूपी एसटीएफ को दिया था और यूपी एसटीएफ लगातार इस मामले में गिरफ्तारी भी कर रही है। और बता दें कि इस परीक्षा पेपर लीक मामले में अब 9 आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है, शिकंजा कसने वाला है। 9 आरोपियों को शिक्षा माफिया घोषित किया जाएगा और साथ ही साथ इनकी संपत्ति की जांच भी करेगी और यह भी डिटेल खंगाली की इन लोगों ने परीक्षा पेपर लीक मामले में कितना रुपया जो है काली कमाई किया है, इसका भी अब अकाउंट खंगाला जाएगा। और बात करें 9 शिक्षा माफियाओं की, तो इसमें राजू नयन मिश्रा है, नोएडा के हैं, रवि अन्नी है, पटना के अतुल वत्स है और विशाल चौरसिया है, जौनपुर के अजीत चौहान है। तो ऐसे कई 9 नाम है जिनके खिलाफ अब कड़ा एक्शन होने वाला है और ईडी जो है इस मामले में भी सक्रिय हो गई है। और एसटीएफ का यह भी दावा है कि इन लोगों ने पूरे देश में परीक्षा पेपर आउट कराया था, चाहे एआरओ परीक्षा पेपर हो या फिर इसके पहले भी जो परीक्षा हुई थी उसको भी इन लोगों ने लीक कराया था। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इन सभी 9 आरोपियों पर दर्ज होगा। हालांकि एसटीएफ ने एआरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर मामले में करीब 100 से अधिक गिरफ्तारियां की थी, लेकिन पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड की बात करें तो 9 ऐसे मास्टरमाइंड है जिन्होंने अपना नेटवर्क पूरे देश में फैला रखा था और इस पर अब कार्रवाई की जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि सभी आरोपियों की निगरानी के लिए जो है अब इनको शिक्षा माफिया घोषित किया जाएगा और साथ ही साथ सभी आरोपियों का
ब्यौरा भी मांगा गया है और आरोपियों की संपत्ति की भी जो है को भी खंगालेगी एसटीएफ और सभी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज कर मामले की पड़ताल आगे शुरू की जाएगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो मोहम्मद आसिफ, इस पूरे मामले में जिस तरह से सिंडिकेट को लेकर आगे शिक्षा माफिया के साथ ही साथ एसटीएफ, पुलिस और ईडी के द्वारा कार्रवाई करने की तैयारी है, अब ये माना जा सकता है कि इस पूरे मामले में और भी खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं और संपत्ति का ब्यौरा जिस तरह से मांगा गया है, क्या लग रहा है आपको कि पूरे सिंडिकेट पर वार करने की तैयारी अब शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है? निश्चित तौर पर बता दूं कि यह सिंडिकेट जो परीक्षा पेपर लीक कराने का है बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इसमें हरियाणा के भी लोग शामिल हैं और साथ ही साथ राजस्थान, हरिद्वार से ऐसी गिरफ्तारियां हुई चौंकाने वाली, और साथ ही साथ गुजरात जहाँ पेपर की छपाई हुई थी, रास्ते में जिस तरह से पेपर में सेजमारी की गई उसके बाद लीक किया गया, और कई ऐसे भी तलाशी हुई है कि इन जो है शिक्षा माफियाओं, इन नकल माफियाओं ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है और यही वजह है कि इनकी संपत्ति का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। और साथ ही साथ इस गिरोह के कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिनके पारिवारिक जनों की भी अब पड़ताल शुरू की जाएगी। अगर बात करें राजू नयन मिश्रा की, तो यह प्रयागराज का रहने वाला है, लेकिन इसका नेटवर्क बात करें तो नेटवर्क नोएडा, मेरठ समेत कई ऐसे जिले में था जहां पर यह आसानी से इसके गुर्गे जो है परीक्षा पेपर लीक कराते थे। और सूत्रों से यह भी कहना है कि राजीव नयन मिश्रा अपनी पत्नी के जरिए भी परीक्षा पेपर लीक कांड में शामिल था। और अब जो है जो 9 आरोपी है राजू नयन मिश्रा, अतुल जैसे जो सिंडिकेट से जुड़े लोग हैं, उनके जो नात रिश्तेदार है उनकी का भी ब्यौरा तलाशा जाएगा और साथ ही साथ उनके रिश्तेदारों की कुंडली खंगाली जाएगी। और साथ ही साथ इस मामले में एसटीएफ जो है सर्विलांस का भी सहारा ले रही है। पूरा डाटा निकाल दिया गया है और डाटा के जरिए ही सर्विलांस के जरिए एसटीएफ का पंजा अब उन तक भी पहुंचेगा जो अभी पर्दे के पीछे है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। तो हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं है। गिरफ्तारी पर चुनौती मामले में हाईकोर्ट में याचिका केजरीवाल के द्वारा दायर की गई थी, जिसमें याचिका पर हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अरविंद केजरीवाल ने। देखना ही होगा कि आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी है केजरीवाल ने। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस पूरे मामले में माना जा रहा था, अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया था कि ईडी के द्वारा जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक करार दिया था और उसको लेकर उसके विरोध में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस बात को लेकर याचिका खारिज की थी। साफ तौर पर उनका कहना था कि ईडी के पास पर्याप्त मात्रा में सबूत है जिसके आधार पर ईडी गिरफ्तारी कर सकती है और ईडी के फैसले को सही ठहराया गया था हाईकोर्ट में। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है, हाईकोर्ट से राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली थी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बहुत अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी ईडी के मामले में, जो कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया, उसको लेकर के अपनी गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसमें 9 अप्रैल को जब हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के किसी झटके से कम नहीं था। उसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अगले ही दिन 10 तारीख को मुख्यमंत्री की तरफ से खटखटाया गया था, जिसमें आज इसमें अहम सुनवाई होनी है। अब देखना ये होगा कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिल पाती है, या फिर जिस तरीके से बीते दिनों जो दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए मामले को लेकर के सही ठहराया है, साफ तौर पर कहा कि ये गिरफ्तारी सही है और तमाम सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तार किया, इसलिए इसे
गैर संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। तो देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देता है। जी बिल्कुल, क्या समय आज निर्धारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई का और कितना और समय लगेगा? देखिए बिल्कुल प्रियंका, बता दूंगा लगभग दोपहर का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन अगर मैं बात करूं अभी क्योंकि 12 बजे का समय से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के तिहाड़ जेल में जो है उनसे मिलने के लिए भगवंत मान भी जाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उसके बाद ही जो है कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन देखना होगा क्योंकि जिस तरीके से बीते 10 अप्रैल को भी जब याचिका दायर की गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, तो उस समय तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन शाम को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से साफ तौर पर मना कर दिया था और इसको सोमवार यानी कि आज 15 अप्रैल तक के लिए इसमें टाल दिया था, जिसके बाद आज इस मामले में सुनवाई होगी। तो देखना ये होगा कि आखिरकार कितने बजे इस मामले में सुनवाई होती है। क्या ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या आज ही फैसला इसमें आ पाएगा, क्योंकि इससे पहले जो हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी तो उस समय भी देखा गया था कि 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और तमाम दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था और 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। तो देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर आज सुनवाई होती है तो आज ही फैसला आता है या फिर हाईकोर्ट की तरह ही जो फैसला है वो दोहराया जाएगा कि पहले सुरक्षित रखा जाएगा उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। वो खैर देखने वाली बात है। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अरविंद केजरीवाल के केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई और उसके बाद दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह का मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। दायर याचिका पर सुनवाई आज। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल का मामला, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला भी आज उस पर सुनवाई होनी है। देखना ये होगा कि दोनों ही मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आती है। लोगों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसलों पर टिकी हुई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, दूसरी तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। अब से कुछ ही समय के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही मामलों पर सुनवाई की शुरुआत होगी। तो बहुप्रतीक्षित ये दोनों ही फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज सभी की निगाहें, बहुत अहम मुद्दों पर आज होनी है सुनवाई। और संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ अजीत कुमार लगातार बने हुए हैं। जी अजीत, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात करें तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला और दूसरी तरफ शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला, इस मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्या लगता है आपको बेहद अहम दोनों मामले हैं? और देखिए बिल्कुल आज का दिन तमाम लोगों की जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहने वाली है, क्योंकि जहां पहला मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है उसको लेकर के आज तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार करेंगे कि कब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो वहीं दूसरी ओर जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है बड़ा बहुचर्चित मामला, बीते लंबे समय से मामला चल रहा है, क्योंकि और विशेष तौर पर ये मामला उस समय खास हो जाता है जब अयोध्या में राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके बाद से ही सभी की निगाहें कहीं ना कहीं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आकर के टिकी हुई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में क्या सुनवाई करता है, क्या फैसला आता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर आकर टिकी हुई है और जिस तरीके से बार बार जो मांग और बार बार आवाज आती रही है कि पहले राम मंदिर और अब श्री कृष्ण मंदिर, तो देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरह का जो सुनवाई होती है और किस तरह का फैसला जो है वो आता है। जी बिल्कुल अजीत, तो इस पूरे मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बेहद संवेदनशील ये मामला है और उसी आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। एएसआई सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में जिस तरह का फैसला आया था उसके बाद रोक लगा दी गई थी। इस पूरे मामले में जिस तरह से पहले भी होता रहा है कि जुरा तो हुई है लेकिन फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। मथुरा मामले की अगर बात करें तो क्या उम्मीद की जा रही है? क्या आज केवल दलीलें पेश की जाएंगी या कहीं ना कहीं फैसले की भी उम्मीद की जा रही है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा मामला है, करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, जो देश की आस्था से जुड़ा ये मुद्दा है, तो निश्चित तौर पर सबकी निगाहें इस पर आकर टिकी हुई है और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इन तमाम चीजों को देख रहा है कि किस तरीके से आस्था से जुड़ा मुद्दा है और वो भी तमाम जो दलीलों के बाद ही हर चीज को, हर पहलू को समझकर ही इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से आज का दिन अहम माना जा रहा है, विशेष तौर पर हम बात करें तो आज के दिन दलीलों के लिए काफी अहम
माना जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से लंबे समय से मामला चला आ रहा है, तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शायद आज फैसला ना आ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में या सुनवाई के उसका इंतजार करना ही पड़ेगा कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है और क्या दिशा निर्देश जारी करता है। तो निश्चित तौर पर अगर ये कहा जाए कि हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उसके बाद, और वो ये ऐसा मुद्दा है जिसमें देश की आस्था से जुड़ा हुआ मामला कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल अजीत, तो आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक इरफान सोलंकी पर फैसला आज। आगजनी मामले में आज आ सकता है फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकती है फैसला। वहीं महाराजगंज जेल में बंद हैं इरफान सोलंकी। तो कानपुर से इस वक्त की अहम जानकारी। विधायक इरफान सोलंकी पर फैसला आज। एमपी एमएलए कोर्ट से आज आ सकता है फैसला। आगजनी केस में सुनवाई के बाद आज आ सकता है फैसला। तो विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में आज फैसला सामने आना है। महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। एमपी एमएलए कोर्ट से आज सामने आ सकता है फैसला। और इसी खबर पर मोहम्मद आसिफ हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से विधायक इरफान सोलंकी के केस में आज फैसला सामने आ सकता है, क्या लगता है आपको कब से कार्रवाई शुरू होगी और क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि आज कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी थी। आगजनी मामले में 7 आरोपियों पर आज फैसला आने वाला था, लेकिन चुनावी व्यवस्था और कानून व्यवस्था के चलते महाराजगंज जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी को आज कोर्ट में नहीं पेश किया गया। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। हालांकि इस मामले पर लगातार जो फैसला आने वाला है इरफान सोलंकी और उनके भाई समेत 7 लोगों पर आज भी चलता दिख रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए इरफान सोलंकी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी कराई गई और जो आरोपी थे इनके भाई रिजवान समेत अन्य लोगों का हस्ताक्षर किया गया और अगली डेट दे दी गई है। लेकिन सबसे अहम पहलू यह है कि जिस तरह से इरफान सोलंकी के इस मामले में अभी तक फैसला नहीं आ पाया है, इससे कहीं न कहीं इरफान सोलंकी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी धड़कनें पेशी पर बढ़ी हुई नजर आती है, क्योंकि पिछली पेशी 4 अप्रैल को थी। इस दौरान जो है कहीं न कहीं इरफान सोलंकी जो है डिप्रेशन का शिकार दिखाई दिए। उन्होंने अपने एनकाउंटर की आशंका भी पेशी के दौरान जताई थी और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को जानवर तक भी कह डाला था। तो जिस तरह से जो दृश्य था उसे देखकर उनके परिवारीजन भी काफी भावुक हो गए थे। लेकिन वहीं अगर बात करें फैसले की, तो कानपुर की एक महिला ने उन पर आगजनी का मामला दर्ज कराया था, जिसमें 7 आरोपी हैं, जिसमें मुख्य रूप से इरफान सोलंकी हैं जो कानपुर के विधायक हैं, उनके भाई रिजवान हैं। और इस मामले में अगर फैसले की बात करें तो अगर 2 साल से ऊपर इन पर सजा सुनाई जाती है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, विधायकी भी जा सकती है। तो ऐसे में जो यह मामला है काफी अहम है। हालांकि आज जो है फैसला टाल दिया गया है, क्योंकि चुनावी व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इरफान सोलंकी को पेश नहीं किया गया और इस मामले में कहा जा रहा है कि अगली डेट दे दी गई है और आने वाली तारीख पर इस मामले की सुनवाई होगी। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। 21 पूर्व जजों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जजों के नाम, चिट्ठी में हाई कोर्ट के 17 जजों के नाम, न्यायपालिका पर दबाव का किया जिक्र, चिट्ठी में अनुचित दबाव का किया जिक्र। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में 21 पूर्व जजों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में बेहद अहम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। चिट्ठी में अनुचित दबाव का जिक्र किया गया है। 17 हाईकोर्ट के वकीलों के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जजों के नाम शामिल है। इसके अलावा चिट्ठी में हाईकोर्ट के 17 जजों के नाम शामिल हैं। सभी ने संयुक्त रूप से ये चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में अनुचित दबाव का जिक्र किया गया है।
देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब जोरों से चल रही हैं। वहीं चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का लोगों के बीच पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो चला है। इसी बीच दिल्ली की उत्तर पश्चिम लोकसभा से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने लोकसभा सीट से बीजेपी से पूर्व में सांसद रहे और वर्तमान में कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार उदित राज को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम लोकसभा चुनावी मैदान में कांग्रेस से उदित राज और बीजेपी से योगेंद्र चंदोलिया आमने सामने हैं। उदित राज को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित करने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें कांग्रेस के लोग वोट नहीं देंगे। मुझे लगता है देश में जनता पीएम मोदी से प्यार करती है और कहा मैं जगह जगह जा रहा हूं, जो प्यार मोदी जी के कारण मुझे मिल रहा है। साथ ही अब उनका कहना है कि उदित राज चुनाव लड़ ले या कोई और लड़ ले, दोनों मिलकर लिए सनातन धर्म के लोग ऐसा तमाचा लगाएंगे। तो एक तरफ कांग्रेस से उदित राज और दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी आमने सामने हैं। माना जा रहा है कि सीट पर अब कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी लोकसभा चुनाव के दौरान। यहाँ पर सनातन धर्म के लोग बैठे हैं। जब नवरात्रि होते हैं तो दुर्गा की उपासना करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करते हैं, नवरात्रों में माता के जगराते होते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है। देश में सनातन धर्म के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सनातन धर्म जो सत्य है उसको पूरा सनातन धर्म को सत्य करने का जो पूरा उठाया है, कुछ लोग स्वार्थ के कारण सनातन धर्म को गाली देना चाहते हैं। उनका टारगेट देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर आप सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं तो ये जो लोग बैठे हुए हैं या जो मेरी माताएं बैठी है आप उनको गाली दे रहे हैं। चंद वोटों की खातिर सनातन धर्म का मजाक उड़ाना ये मुझे लगता है वाजिब नहीं है। और उत्तर पश्चिम लोकसभा की जनता जो सनातन धर्म को के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने का काम करते हैं उनको सबक सिखाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।